नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक। नाज़रीन, वो सूबा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मजबूत गढ़ तस्वुर किया जाता है, 8.5 साल इक़्तिदार में रहने के बाद खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात में PTI को बुरी तरह से शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। हमने देखा कि PTI की जानिब से शिकस्त तस्लीम तो कर ली है, लेकिन इसकी मुख्तलिफ वजूहात सामने आ रही थी। कल हमने देखा, ने भी ट्वीट किया, उनकी जानिब से ये बताया गया कि जो गलत उम्मीदवार हैं उनका चुनाव जो है वो शिकस्त की वजह बना। कोई महंगाई इसकी वजह बता रहे हैं, कुछ आपसी जो इख्तलाफात हैं PTI के अंदर वो वजह बता रहे हैं। बहरहाल आज वजूहात एक्चुअल क्या हैं इस शिकस्त की, इसी हवाले से ये बात जानने के लिए प्राइम मिनिस्टर ने CM KPK महमूद खान को इस्लामाबाद तलब किया और हमने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात में PTI को शिकस्त क्यों हुई, इसकी वजूहात भी सामने आ गई हैं। मोरूसी सियासत पर तनकीद करने वाले इमरान खान की पार्टी में गवर्नर, वुज़रा, MPAs, MNAs के रिश्तेदारों और उनके हमायत याफ्ता उम्मीदवारों को टिकट दिए गए। इनमें से कई उम्मीदवार शिकस्त खा गए, जिसका एतराफ खुद पार्टी के वुज़रा ने भी किया। और यही आज चीफ मिनिस्टर जो KPK हैं उनकी जानिब से भी प्राइम मिनिस्टर को बताया गया। वज़ीर आज़म को मौसूल होने वाली रिपोर्ट में भी इस बात की निशानदेही की गई कि टिकट अरकान असम्बली के रिश्तेदारों और मंसूर नजर अफराद को दिए गए। यही मेन जो है वो वजह बनी KPK के अंदर शिकस्त की। प्रोग्राम के पहले हिस्से में सारी सूरत हाल पर तफसील से बात करेंगे और उसी सब पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है सीनियर एनालिस्ट अतर काज़मी साहब ने। अस्सलाम, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। एहतशाम साहब, आपकी इजाजत से अतर काज़मी साहब से आगाज कर लेते हैं। अतर साहब, सबसे पहले तो सर ये बताइएगा कि हमने देखा कि इमरान खान साहब खुद मोरूसी सियासत पर बड़ी तनकीद करते रहे हमेशा से, जो दीगर जमातें हैं उनके हवाले से भी बड़ी बात करते रहे, लेकिन अभी जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें तो बड़े वाज़ेह अंदाज में ये बात सामने आ गई है कि KPK के अंदर जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शिकस्त हुई है उसकी ज़ाहिर है बहुत सारी वजूहात अपनी जगह पर मौजूद हैं, लेकिन एक अहम जो वजह सामने आई है वो ये है कि टिकट अरकान असम्बली के रिश्तेदारों और मंजूर नजर अफराद को दिए गए, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं की गई। तो कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, ये मसला हमें मुख्तलिफ जगहों पे नजर आया। KPK से पहले अगर आप देख लें, पंजाब के अंदर की कंटोनमेंट बोर्ड के जो इलेक्शंस हुए उसके अंदर बहुत सारे लोग ऐसे खड़े हो गए। वो लोग जिनको टिकट्स नहीं दी गई, वो लोग जिनको पार्टी की जानिब से जिसे कह सकते हैं बाकायदा तौर पे सपोर्ट नहीं की गई, और इनमें से मेजॉरिटी उन लोगों की थी जो दरीना कारकुन है जमात के, जो काफी अरसे से जमात के साथ है। तो वही चीज अब हमें खैबर पख्तूनख्वा में भी देखने को मिली। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर 3 साल की हुकूमत के बाद और 6-7 साल पहले ऑपोजिशन भी किया और इतनी बड़ी जमहूरी जदोजहद भी की, उसके बाद भी अगर पार्टी इस पोजीशन में नहीं है कि अभी तक वो काउंसलर्स के इलेक्शंस के लिए सही लोगों को टिकट दे सके, और वजीर आजम जो है वो इतनी हद तक माइक्रो मैनेज करेंगे कि पेशावर के अंदर काउंसलर कौन होगा UC का, उसका टिकट भी वजीर आजम खुद देंगे, तो फिर बाकी पार्टी को तो घर भेज देना चाहिए। अब एक मुमकिन नहीं है खान साहब के लिए कि वो हर जिले के अंदर, हर तहसील के अंदर, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हर चीज के ऊपर वो नजर रखें। तो यहाँ पे सामने हमें नजर आ रहा है कमजोरी है। और उसके साथ साथ जिस तरफ आपने इशारा किया कि पार्टी के अंदर जो कुछ MNAs हैं, MPAs हैं, उनकी फैमिलीज को नवाजा जाता है। और अगर आप KPK की मिसाल ले लें तो मुझे नहीं पता कि कोई भी KPK में ऐसा इलेक्शन हुआ हो जिसमें परवेज खटक साहब की फैमिली का कोई बंदा ना हो, चाहे मखसूस नशिस्तें हो खवातीन की, चाहे कोई लोकल मेयर का इलेक्शन हो, चाहे कोई और इलेक्शन हो, हर जगह पे उनकी रिश्तेदार को कोई ना कोई टिकट दिया जाता है। और नौशहरा के अंदर जो ये अपनी सीट आ रहे हैं वो भी आपको पता है कि वो इनके खानदान का तनाजा था, उसकी वजह से PTI हारी। तो PTI के अंदर बहुत सारे मसाइल हैं और इनकी तरफ तवज्जो देने की जरूरत है। अगर इसी तरह सिलसिला चलता रहा तो अगले इलेक्शंस में मुझे नहीं लगता कि ये लोग कोई खातिर खा कामयाबी। ठीक है एहतशाम साहब, अभी जिस तरह से अतर काज़मी साहब ने भी बात की कि वज़ीर आज़म ने कह तो दिया है अपने ट्वीट में कि मैं आइंदा से खुद निगरानी करूंगा, लेकिन आपको क्या लगता है अगर खुद प्राइम मिनिस्टर निगरानी करें भी की तो क्या बदल जाएगा? ये जो इतने सारे मसाइल पार्टी के अंदर, ये जो मोरूसी सियासत, फिर आपसी इख्तलाफ, क्या ये सब खत्म हो जाएगा? देखिए, अतर ने जिस तरफ इशारा किया है बिल्कुल सही बात की है, दयानतदारी की बात की है और आई ओपनर जिस तरह हम सब लोग कह रहे हैं। अब सवाल ये कि इतना बड़ा रूट शॉक है ये PTI के लिए। 8.5 साल आप हुकूमत में हैं KP में, उसके बाद आपका ये हशर होता है कि 64 में से 46 तहसीलों पे आपका हाल बुरा कर दिया गया। और जिस जमात के बारे में फवाद चौधरी साहब ने कहा कि जी ये तो दहशत गर्दों को सपोर्ट करने वाली बात है, JUI, तो भाई सपोर्ट उनको मिली है, उनका वोट बैंक पहले भी था, रोज़ लोग बात करते हैं, बलूचिस्तान के कुछ हिस्सों में उनका वोट बैंक है, वो ज़ाहिर जीते। अब लोग ये बात नहीं कर रहे
लोग वही बात कर रहे हैं कि ये हुआ क्यों। भाई आपको अगर पता था, प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज नोटिस लिया, मैं नहीं समझता अथर कि प्राइम मिनिस्टर को इन बातों का नहीं पता होगा। अगर नहीं पता था तो माजरत के साथ बड़ी अफसोसनाक बात है, क्योंकि ये देखें ना, ये तो अब बड़ा मार्का भी आना है। ये तो एक टेस्ट केस था, ये केपी के बल्दियाती इलेक्शन, अगरचे कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन भी वाज़ेह तौर पे बता रहे थे कि ट्रेंड किधर जा रहा है। ये ट्रेंड बता रहा है कि जनवरी में आप दूसरा मरहला होगा इसका, उसके बाद ये आना है पंजाब में। पंजाब में क्या होगा, लोगों ने अब से प्रिडिक्शन करना शुरू कर दिए हैं कि वहाँ पे जो लॉ एंड ऑर्डर है, जहाँ पे मिस गवर्नेंस इतनी ज़्यादा है, और अभी आप बुला रहे हैं महमूद खान साहब को, पे लोग कह रहे हैं बुलाने के बजाय उनको घर भेजें। आपको चाहिए कि फौरी तौर पे बड़े बड़े फैसले करें। आप जो बंदा नताइज नहीं दे सका पहले मरहले में, आप उसको क्यों बिठा रहे हैं? अब फिर 3 साल से क्रिटिसिज्म हो रहा है दोनों आपके सीएम पे कि वो नहीं डिलीवर कर पा रहे। भी आप तब्दील कर लें, क्या वजह है कि आप उनको तब्दील करने के लिए तैयार नहीं? प्रोसेस में आपकी पार्टी के अंदर भी लोग बातें कर रहे हैं, बाहर भी कर रहे हैं। एडिटोरियल में देख रहा था आज अखबारात के, सब लोग जो है ना जिस अंदाज से बात कर रहे हैं, आर्टिकल लिखे जा रहे हैं, वो एक ही बात करे चले जा रहे हैं कि जी ये टोटल इनडिफरेंस है पार्टी की लीडरशिप का टूवर्ड्स देयर पार्टी। उनके नीचे जो काम करने वाले लोग हैं, उनके कारकुनों ने, नजरियाती कारकुनों को बुलाया गया, नहीं पूछा गया, टिकट जिस तरह दिए गए, पैसे वालों को टिकट दिए गए। ये तो शुक्र करें कि 11 बंदे इंडिपेंडेंट जीत के आ गए हैं। एक वैसे भाई थे, आमतौर पर सारे के सारे हमने देखा कि वो जाते हैं रूलिंग पार्टी के अंदर। एक बंदा जो है ना, वो नाम भूल रहा हूँ, वो JUI में चले गए जीतने के बाद। ये क्या क्या चीज़ बता रही है? ट्रेंड बता रहे हैं। उनको लग रहा है कि जी शायद इनकी छुट्टी हो रही है, अगले अब JUI आएगी, उसके बाद PMLN आएगी। अब सवाल यह है कि ये बेटर सेंस प्रिवेल अब तक क्यों नहीं की? प्राइम मिनिस्टर साहब क्या कर लेंगे? भाई जो वजूहात है उनकी तरफ जाना चाहिए ना। वजूहात है कि डिलीवर नहीं कर पा रहे, कारकर्दगी ठीक नहीं है, पार्टी के अंदर मसाइल हैं, लीडरशिप के अंदर मसाइल हैं, काबीना के अंदर मसाइल हैं। सीनियर रहनुमा गालिबन हाफिज हमदुल्ला साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जरा बात कर लेते हैं। जी ठीक है, हाफिज हमदुल्ला साहब से गालिबन राबिता मुनक़ता हो गया है। ठीक है, मैं अतर काज़मी साहब आपकी तरफ आऊंगी। अतर काज़मी साहब, ये जिस तरह से एहतशाम साहब बात कर रहे हैं कि ये तो एक ट्रेंड चल निकला है, सिर्फ बल्दियाती इंतखाबात ही नहीं KPK के, बल्कि हमने देखा तो 2021 में जितने भी ज़िमनी इंतखाबात हुए, PTI को खातिर ख्वाह कामयाबी हासिल नहीं कर सकी। इस साल की अगर बात कर ले तो कौमी असम्बली के 5 और सूबाई असम्बली के 10 हल्कों में हमने देखा ज़िमनी इंतखाबात हुई, सिर्फ 2 में PTI ने कामयाबी हासिल की। फिर कंटोनमेंट बोर्ड के नताइज भी आपके सामने हैं। तो सर, आपको लगता है कि ये जो नाकामी है, बैक टू बैक जो शिकस्त का सामना है, ये असर हमें जनरल इलेक्शन में भी नजर आएगा? देखिए, इमरान खान साहब की जमात का मसला ये है कि मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर तो इनकी पार्टी के लीडरान बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, लेकिन ग्राउंड के ऊपर ना इलेक्शंस आपको कारकुन जितवाता है। इलेक्शन आपको आम जो पब्लिक के मेंबर्स हैं उनके साथ जो कनेक्शन होता है, वो चीज आपको इलेक्शन जितवाती है। एक जो बहुत बड़े सियासी बाजू इमरान खान के काटे गए ना, वो जहांगीर तरीन का पार्टी से जाना है। उस हवाले से लोग मुख्तलिफ इतराजात कर सकते हैं, मुख्तलिफ बातें कर सकते हैं, लेकिन जहांगीर तरीन जो है वो सियासी जोड़ तोड़ हो, कहीं पे जाना हो, हल्के की सियासत हो, वो लोगों से मिलते थे। लेकिन अभी आप देख लें कि इस वक्त हालत ये है कि कराची के एक इनके MNA हैं, और ये मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, वो मेरे साथ बैठे हुए थे और उन्होंने मुझे एक दिन बताया कि जब से मैं MNA बनाऊं, मुझे संडे वाले दिन, इतवार वाले दिन भी लोग फोन करते हैं। मुझे एक बंदे का फोन आया, मैंने उसको कहा कि मैं तुम्हारा नौकर हूं कि इतवार वाले दिन भी तुम्हारी बातें सुनूं। तो जिस पार्टी की इस तरह की सियासी तरबियत हो कि आपको MNA कह रहा है एक वोटर को कि भाई इतवार वाले दिन मुझे फोन मत करो, तो फिर आप खुद उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस किस्म के लोग हैं पार्टी के अंदर। मसला ये है कि ये पुरएतमाद नालायक लोग हैं। खान साहब के आगे पीछे असद उमर से लेके कराची से लेके खैबर तक मसला तभी हल होगा जिसकी तरफ एहतशाम साहब ने इशारा किया है कि वजीर आला को फारिग करें। वजीर आला ने बोला कि आपको क्या रिपोर्ट देनी है, जो नताइज आपको खैबर पख्तूनख्वा में नजर आए, इससे बुरे नताइज आपको पंजाब के अंदर नजर आएंगे। कमजोर लीडर्स को आपने सामने लगाया हुआ है, किसी किस्म की आप बिल्कुल कनेक्शन नहीं है पार्टी के मेंबरान के साथ, अवाम के साथ, और बातें फिर क्या हो रही है, इलेक्शन हारने के बाद भी वो पूरी दुनिया को गलत साबित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारा मुकाबला अपने आप से था। नहीं जी, आपका मुकाबला वाकई अपने आप से है, लेकिन आप अपने ऊपर तलवारें चला रहे हैं। जब तक आप ये नहीं समझेंगे तब तक आपके हालात बेहतर नहीं होंगे। तो मुझे नहीं लगता कि ये सारी जो प्रैक्टिस हुई है, अभी ये जो सूरत हाल हुई है, इससे उन्होंने कुछ सीखा है। ये अभी भी आके लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वो लोग हमें बता रहे हैं कि आप सब लोग गलत हैं, हम तो ठीक हैं, इसी वजह से हम आ रहे हैं। अगर यही रविश जारी रही तो आगे इससे भी जो है ना बुरे नतीजे आएंगे। अच्छा एहतशाम साहब, यही रविश जारी रही तो अभी जाहिर है KPK के अंदर दूसरे फेज में भी इलेक्शन होने हैं, फिर पंजाब के अंदर भी सूरत हाल अगर इसी तरह से हुई तो आप क्या नताइज देख रहे हैं पंजाब के अंदर?
सोनिया देखिए, इस वक्त जो ग्राउंड के ऊपर सूरत हाल है वो ये है कि जिस तरह जिक्र किया अथर ने जहांगीर खान तरीन का, अब उस लेवल का लीडर कोई नहीं है। एक दूसरा बंदा था, वो किसी ना किसी वजह से छोड़ के चला गया, जिसका नाम है अलीम खान, जो पैसा भी लगा रहा था, पार्टी का एक खासे अरसे से इनके साथ भी था। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो एक बड़ा आदमी, एक बड़ा लीडर जो कहें, अगरचे इनके साथ नहीं, इनका इंतहादिया हुआ है स्पीकर हमारे परवेज़ इलाही साहब। अभी परवेज़ इलाही साहब ने जिस तरह मुलाकातें जरदारी साहब के साथ करना शुरू की है, वो पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट हो रही है। उनका ये बड़ा वाज़ेह तौर पे इशारा है कि जी अगले इलेक्शन में हम उनके साथ खड़े होंगे। तो देखिए, परसेप्शन होता है सोनिया, लोग कह रहे हैं कि लीडर भी इनका साथ दे रहे, फिर परसेप्शन होता है कि छोटी छोटी बातों पे जिस तरह लड़ाई होती, अभी हाल ही में आप देख लें, क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में लंदन गए हैं अमीर असलम साहब और खातून, क्या नाम है उनका, किस तरह आपस में झगड़ा, वो भी वजीर हैं, वो टीवी पे आती हैं। अब किस तरह अखबारात की जीनत बना, लोगों ने बातें की, टेलीविजन पे आकर लोगों ने बातें की, इन चीज़ों का प्राइम मिनिस्टर साहब नोटिस ही नहीं लेते। और फिर जिस तरह एक और प्रोग्राम में देख रहा था कि अमीर असलम साहब ने अपने बेटे को, अपनी बेटी को, पता नहीं किन किन लोगों को कौन कौन से खातों में पैसा निकाल के यूनाइटेड नेशन के, और जो पैसा आपको मिलना था वो टिकट करवाएंगे और उनको जिन बिजनेस क्लास दिलवाएगी। भाई ये वो चीज़ें हैं जिन पर आपको नोटिस करना चाहिए प्राइम मिनिस्टर साहब। ठीक है, आप नहीं पैसा खर्च कर रहे, आप अपनी जान पर नहीं लगाते, आपने अखराजात कम किया, अगर चल जमात आप पे लगा रहे हैं, लेकिन आपके इर्द गिर्द जो कुछ हो रहा है इसका तो असर आम आदमी पे भी पड़ता है ना। आम आदमी कहता है कि जी महंगाई है, मसाइल है, मुश्किलात हैं, हमारे साथ कोई बात करने के लिए तैयार नहीं। इनके जो अयाशियाँ हैं लीडरों की और उनके कैबिनेट के वजीरों की अपनी जगह ख़त्म ही नहीं होने का नाम ले रही। तो सोनिया, एक इसमें बड़ा वाज़ेह तौर पे इशारा सामने आ रहा है कि इसके बाद जो बड़ा मार्का है वो बैटल ग्राउंड बनेगा पंजाब। और ये बल्दियाती इलेक्शन पंजाब में जो होने जा रहे हैं, ये इतना बड़ा डंड देंगे कि उसके बाद फिर लोग जिस तरह बातें कर रहे हैं कि फिर शायद 2023 का इलेक्शन को ये लोग भूल ही जाएंगे। अगर आप अभी से नारेबाजी करेंगे जी 2023 का इलेक्शन भी हमने जीत लेना है, हम रहेंगे जी, हम 2027 तक रहेंगे, भाई ग्राउंड पे तो बताएं ना आपने क्या किया है। जो लोग, सारी दुनिया कहती है महंगाई है, मिस गवर्नेंस है, फलाना है, ढिमाका, चले साथ बाहर की महंगाई तो समझ आती है। यहाँ पे आज तक आप देख लें, शुगर माफिया से जान नहीं छुड़ा सके आप। शुगर माफिया के ऊपर आपको एक रिपोर्ट आती है, जो उनको मुर्दे जाम ठहराया गया, किसी को आपने जिम्मेदार को नहीं अभी तक पकड़ा आपने। ज़िखिर अंदोज आपको तंग किए चले जा रहे हैं। पंजाब के चीफ मिनिस्टर की ग्रिप इतनी कमज़ोर है कि निचले लेवल तक से लेकर बड़े लेवल तक रोज़ाना अखबार में आता रहा था कि 4 वजीर सेक्रेटरी बदल दिए गए, निचले लेवल के बंदे बदल दिए गए, ऊपर लेवल के बदल दिए गए, किसी को एक दिन के लिए बैठने का मौका नहीं मिल रहा। किस तरह काम चलेगा? एतमाद का लेवल नहीं है, ब्यूरोक्रेसी, फेडरल ब्यूरोक्रेसी में ये हाल है, पंजाब में भी हाल है। लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या वजह है कि ये प्राइम मिनिस्टर साहब कोई नोटिस नहीं ले रहे, और उनको तो अब सोचना चाहिए कि केपी का बल्दियाती इलेक्शन अभी दूसरा मरहला ख़त्म होना है अगले महीने, और फिर आ जाना शुरू वहाँ पे सिलसिला पंजाब में, उसकी कोई तैयारी है? मुझे नहीं लगता सोनिया, जो नजरियाती कारकुन है, वर्कर है, जो भाग दौड़ करने वाला है, वो इनके साथ बात करने के लिए तैयार नहीं है, ये उनके साथ बात करने के लिए तैयार नहीं। अब अथर ने जिस तरफ इशारा किया, जिस आदमी की तरफ, ये पॉलिटिकल रवैया है कि एक बंदा आपका सपोर्टर, आपका वोटर आपको फोन कर रहा है, आप कहते हैं संडे को मुझे क्यों फोन कर रहे हैं? भाई को आप फेडरल सेक्रेटरी लगे हुए हैं, आप ये काम करेंगे, आप चाहते हैं झंडे भी लगे गाड़ियों पे, मन मोजियां भी हो, और आपको वर्कर जो आपको वोट देता है, जो सपोर्टर वोट देता है, आप उसकी बात भी ना सुने। मेरा ख्याल है गैर सियासी रवैये की वजह से प्राइम मिनिस्टर साहब, उनकी टीम जो है, मुझे लगता है कि बहुत कुछ भुगतने जा रही है। अतर काज़मी साहब, अभी जिस तरह से एहतशाम साहब ने भी बात की, अभी जाहिर है केपीके के अंदर दूसरे मरहले में भी होने हैं बल्दियाती इंतखाबात। फिर पंजाब के अंदर हालिया जो कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन हुए हैं, 219 नशिस्तों में से पीटीआई ने सिर्फ 60 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की, और सिर्फ पंजाब की बात करें तो नून लीग ने 50 सीटें और पीटीआई 27 सीट्स पर जो है वो कामयाब हुई। तो सर, आपको क्या लगता है पंजाब में सूरत हाल क्या होगी? क्या चैलेंज इनके लिए नून लीग होगा, या फिर इस बार टीएलपी और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी हम देख रहे हैं कि जोर पकड़ती जा रही है, तो ये दोनों भी बड़ा चैलेंज साबित हो सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए? देखिए, इस वक्त जो इनकी कारकर्दगी है ना, उसका अंदाजा अगर आप पेशावर के सिनारियों से लगाएं, मौलाना फजलुर रहमान साहब का कैंडिडेट पेशावर में जीत गया। आप खुद सोच लें कि इसके लिए पीटीआई को कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी कि उन्होंने मजबूर किया पेशावर वालों को कि मौलाना के बंदे को वोट डालो। तो अब टीएलपी या कोई और जमात इनका क्या डेंट डालेगी? ये सबसे बड़ा डेंट इनकी अपनी हिकमत अमली जो है वो इनके ऊपर डाल रही है। और दूसरी बात ये है कि ये एक रियलाइजेशन होती है, ये तरीकाकार होता है सियासत के अंदर। अब 15-20 साल से मैं भी सहाफत कर रहा हूँ, जितनी भी हुकूमतें आती हैं वो दूसरों से पूछती हैं, दूसरों से देखती हैं, ग्राउंड रियलिटीज का जायजा लेती हैं। इन लोगों से जब भी किसी की बात हुई है, चाहे वो किसी सहाफी की हो, किसी ब्यूरोक्रेट की हो, या किसी फॉरेन डिग्नेटरी की हो,
ये उससे कुछ नहीं पूछते, ये उसे कहते हैं तुम सामने बैठो, हम तुम्हें बताते हैं कि हम क्या कुछ सही कर रहे हैं। जब तक आप अपनी सही चीजें लोगों को बताते रहेंगे तो उससे मसाइल हल नहीं होंगे। लोगों से भी पूछें कि उनका क्या मसला है, वो क्या समझ रहे हैं कि आपसे कहां गलती हो रही है। अच्छा अतर मादत के साथ एक चीज और नोट कीजिएगा कि नूर आलम साहब जो पीटीआई के हैं, अगरचे पहले पीपल्स पार्टी में थे, वो मुसलसल उन्होंने 3-4 दिनों में एक बात कही है। उन्होंने कहा कि जी 15 जगहों पे हमारे लोगों ने, हमारे सपोर्टर ने, हमारे पार्टी की लीडरशिप ने ओपोनेंट्स को वोट दिए हैं। अब देखें, इसकी तहकीकात नहीं होनी चाहिए कि जी वो 15 सीटें जो जीते हैं इनके लोगों की वजह से, पीटीआई के लोगों की वजह से, वो कौन लोग थे, क्यों उस तरफ गए? जी अतर जी बिल्कुल, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की है एहतेशाम साहब। और इससे पहले हमने देखा कि जब सेनेट के इलेक्शंस हुए थे 2018 में, तो केपी के असेंबली से पीपल्स पार्टी के 2 सेनेटर्स जीत गए थे। टोटल उनके एमपीए वहां पे 4-5 थे उनके, लेकिन उसके बावजूद जो 2 सेनेटर्स की सीटें निकली थी वो पीटीआई के अपने एमपीएस ने वोट बेचे थे करोड़ों रुपए लेके। बाद में वीडियोस भी सामने आ गई। तो प्रॉब्लम ये है कि पीटीआई के अंदर नजरियाती लोग बहुत ज्यादा कम हैं, जो खान साहब के नजरिए के पीछे चलते हों। ये सब वो जिसे आप कह सकते हैं कि चूं चूं का मुरब्बा बना हुआ है, एक वो लोग जो अपने जाती मफादात को तरजीह देते हैं। और यही वजह है कि आज सिर्फ 3 साल के बाद वो लोग जो 70 साल तक हमारा खून चूसते रहे, लोग दोबारा उनकी तरफ देख रहे हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि कितनी बुरी इनकी परफॉर्मेंस होगी कि वो लोग जिन्होंने 70 साल में कुछ नहीं किया इस मुल्क के लिए, लेकिन आज दोबारा लोग उनको वोट देने पे मजबूर हो रहे हैं। तो ये इट टेल्स कि क्या स्टोरी है। लेकिन अतर ये बताएं कि ये खुशफहमी किस बात की है कि कुछ भी नहीं बिगड़ा, हमारा कोई ओपोनेंट हमारा मुकाबला नहीं कर सकता, सारे जो है ना वो बोने हैं, सियासी तौर पे उनका कोई किरदार नहीं है। क्या ये बातें कर करके ये इलेक्शन जीतेंगे अगले? देखिए, इस जमात की एहतेशाम साहब एक ऐसी खसूसियत है जो आपको बहुत कम नजर आती है। इस जमात के अंदर इंतहाई पुरएतमाद नालायक लोग, इतने नालायक और इतने पुरएतमाद लोग मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखे। जब इंसान नालायक भी हो और पुरएतमाद भी हो तो वो बहुत खतरनाक मुझे हो जाता अतर ऐसे मौके पे नवाब अकबर बुख्ती मरहूम याद आते हैं। वो इस तरह की सिचुएशन में कहा करते थे अथॉरिटेटिव इग्नोरेंस, ये वो है। एग्जैक्टली। तो ये किसी की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, ये अपनी गलती को मानने के लिए तैयार नहीं है, और इग्नोरेंस इनकी इतनी ज्यादा है। और उसके साथ साथ इनका जिसे आप कह सकते हैं तकब्बुर, सियासत के अंदर होता यह है कि आपने परवेज इलाही साहब का जिक्र किया, चौधरी शुजात साहब का जिक्र किया, जिस तरह का ज़र्फ आपको उनके अंदर नजर आता है पंजाब के अंदर, इसलिए कि पंजाब के अंदर एक कल्चर है, सियासी कल्चर है, लोगों की इज्जत, लोगों को रख रखाव, उनको कोई काम करना, ये तो किसी का काम ही नहीं करते। इनके अपने जो कारकुन हैं, रोज वो हमें सहाफियों को मैसेज कर रहे होते हैं कि यार हमारे जो 2018 में या उससे पहले धरने के मसाइल थे और जो पर्चे थे उनमें भी हुकूमत हमारी मदद नहीं कर रही है। तो इनमें ना आजी है ना इनकिसारी है, बस ये समझते हैं कि हम इस कौम के ऊपर एहसान कर रहे हैं हुकूमत करके। भाई पिछलों की करप्शन जो है वो ठीक है, हम मानते हैं उन्होंने मुल्क लूटा, लेकिन तुमने क्या किया अभी तक, हमें वो बताओ ना। और वही चीज फिर आपको नजर आ रही है इंतखाबात के अंदर के लोग इनसे नाराज हैं और वो फिर उस नाराजगी का जिस तरह इजहार कर रहे हैं अब वो कौम के सामने जो परफॉर्मेंस रही उसके नताइज आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सामने आना शुरू हो गए हैं। बहरहाल मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, नाज़रीन ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ मजीद इशूज पर बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। एहतेशाम साहब, हालात तो हम देख रहे हैं कि हर गुजरते दिन के साथ बदतर हो रहे हैं, हमारी मुआशी मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं, फिर हम देख रहे हैं कि महंगाई और दीगर मसाइल पर जो आवाम का रद्द-ए-अमल है वो भी आना शुरू हो गया है। तो ये गवर्नमेंट के लिए सर्वाइव करना आपको नहीं लगता कि मुश्किल होता जा रहा है? चलिए देखिए, सियासी तौर पे जो मुश्किलात पीटीआई की हैं वो तो अपनी जगह पे हैं। हाँ। फिर जिस तरह मीडिया हैंडलिंग एक अच्छे तरीके से होनी चाहिए वो नज़र नहीं आ रही। तीसरी बात यह कि जिस तरह की बातें फैलाई जाती हैं, मसलन आज इस्लामाबाद में जो मैं बातें सुन रहा हूँ, लोगों ने कुछ लोग पार्लियामेंट में गए, वहाँ से भी आए, कुछ लोगों ने बताया और अदरवाइज भी कि जी ये मौलाना साहब को जो इस वक्त केपी में जितवाया गया है ना, ये तो खास मकसद के लिए जितवाया गया है, एक इनको नीचा दिखाना, और दूसरा ये है कि जी थोड़ा सा क्योंकि उनका मसाला ज़्यादा गर्म हुआ है उनको टोन डाउन करने के लिए किया गया है। वो भी देखें, ये वो अब ज़मीनी हक़ाइक़ क्या बता रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान का केपी में एक अपना वज़न है, उनका वोट बैंक है, जब पहले भी बात हुई थी बलोचिस्तान में भी है। आप ये अच्छा, फिर अब ये फैलाने वाले मुझे जो है ना वो लग रहा है कि नून के लोग ही हैं। अब वो ये कहना चाह, दूसरी तरफ ये माजरत के साथ हमारे
सीनियर जर्नलिस्ट जो है ना वो भी टीवी पे आके चंद दिनों से कह रहे हैं कि जी नून वालों के साथ भी मामला बेहतर हो रहे हैं, हो सकता है कि जी अगले इलेक्शन में चीज़ें ठीक हो जाएं। तो वो दो तरह से मार दे रहे हैं, पीटीआई को डरा रहे हैं कि भी देखें हमारे मामला रियासत वालों के साथ अच्छे हो रहे हैं, और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि फजल रहमान साहब की देखें अप्रोच क्या है। तो मेरा ख्याल है इनको सोचना चाहिए कि ये सियासी फैसले जो करने होते हैं वो समझ के और एक मुशावरत के साथ करने चाहिए, अपने इत्तेहादियों के साथ लेके चलना चाहिए। इत्तेहादी आप देख लें ओपनली खिलाफ बातें कर रहे हैं, लगता नहीं है कि इत्तेहादी जाएंगे अगले इलेक्शन में। पीडीएम के लोग कह रहे हैं कि जी अगला इलेक्शन, मैं देख रहा था नून वाले कह रहे हैं कि जी हम एक प्लेटफॉर्म से लड़ेंगे। कम से कम वो सिग्नलिंग एक होती है, मैसेजिंग, पोस्चरिंग होती है, वो अथर बड़े जबरदस्त तरीके से कर रहे हैं। इनको समझ नहीं आ रहा कि इनको कैसे काउंटर करना है। रोजाना 2-3 बंदे आके मरियम की बातों का जवाब देंगे, बाकी लोगों का जवाब देंगे। अगर उनसे पूछा जाए अपनी कारकर्दगी बता दें क्या भाई, अपनी आप जो पोर्टफोलियो हैंडल कर रहे हैं वो मामलात किधर है, इस पे नहीं बात करते। माजर के साथ सुना है कि प्राइम मिनिस्टर साहब भी यही कहते हैं कि जी जवाब आना चाहिए। कल देखें, कल शहजाद अकबर साहब ने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मेरा ख्याल है 150वीं प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। एक भी केस अभी तक कोई फाइनल नहीं कर पाए, कोई किसी को कन्विक्ट नहीं करा सके, कोई केस आप देख लें तैयार नहीं कर पाए। जिसमें नैब पे बातें हैं, पुलिस पे बातें हैं, इन्वेस्टिगेशन पुअर है, प्रोसिक्यूशन का नाम नहीं है। ये सारी बातें करके क्या मिलेगा? आहिस्ता आहिस्ता मुझे लगता है सर इतना केस वीक हो जाएगा, लोग कहेंगे कि जी एवं काटता नवाज शरीफ ने, इन्होंने ये उस तरफ लेके जा रहे हैं। अब इनको चाहिए था कि भाई ना आपने उनको अंदर करवाया, ना पैसा वापस आया उनसे, और ऊपर जो आपको काम कहा गया था, लोग कहते हैं जी 3 बरस हो गए, उनको छोड़ दे, खुदा का वास्ता है। अब आप तो सीट पे हैं, ड्राइविंग सीट पे, आपको डिलीवर करना है। उस तरफ तवज्जो कोई नहीं दे रहा। सारे वजीर रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस थोक के हिसाब से कर रहे हैं, सिर्फ अपने ओपनों को नीचे दिखाने के लिए। सही, ठीक है। अदर काज़मी साहब, एहतिशाम साहब ने जो बात की थी को आगे बढ़ाते हैं। एक तरफ तो जाहिर है आवाम तंग आ चुकी है बढ़ती महंगाई से, फिर बैड गवर्नेंस से, फिर एहतसाब का जो नारा था, इस हवाले से एक तो जाहिर है बड़ी तनकीद आ रही है कि अपोजिशन का कोई भी बड़ा जो लीडर है उससे साबित आप कुछ नहीं कर सके। फिर आपके अपने लोग अक्रॉस द बोर्ड जो हमेशा प्राइम मिनिस्टर बात करते रहे एहतसाब की, आपके अपने इस 3 साल जो दौरे इक़्तिदार था इसमें आटा स्कैंडल आया, शुगर स्कैंडल आया, फिर अद्वियात, फिर गैस बहरान, अपने किसी लोग का उस तरह से एहतसाब नहीं हुआ। तो ये भी आप समझते हैं कि एक रीजन है, अवाम जो है वो इस सारी सूरत हाल से भी मायूस हो चुकी है? देखिए, ये जिनका एहतसाब का नारा लगा के जिनके खिलाफ और जिनके हवाले से ये वादे करके आए थे कि हम उनका एहतसाब करेंगे, ये उनका भी तो एहतसाब नहीं कर सके ना। अगर आप शहजाद अकबर साहब की कारकर्दगी देखें, मासवाए जहांगीर तरीन को पार्टी से निकालने के और अलीम खान साहब को मजबूर करके पार्टी से निकालने के अलावा इनकी और कामयाबी है क्या? अलीम खान को जेल में रखा, जहांगीर तरीन पे मुकदमात किए। भाई पहले जिनके खिलाफ आप कहते थे कि जो आपको 70 साल से लूट रहे मुल्क को, उनके खिलाफ क्या आपने मुंतकी अंजाम तक पहुंचा ली मुकदमात? प्रॉब्लम यह है कि इनको मीडिया से भी, ठीक है मैं मानता हूं कि मीडिया के में एक सेक्शन है जो हुकूमत के खिलाफ बातें करता है, हुकूमत के खिलाफ एक तरह से कंपेनिंग करता है, लेकिन वो जो सेक्शन है वो उतनी जई तई नहीं कर सका इनकी जितनी जई तई इन्होंने खुद अपनी की है। बिल्कुल। जो वो हमने ऑडियोज वगैरह सुनी ना जिसमें कहते हैं कि जी मीडिया ने इनकी बड़ी जई तई कर दी, मैंने उसको भी कह दिया और उसको भी कह दिया, ये इन्होंने जई तई अपनी खुद की है। और अभी हालत ये है कि इनके पास देखिए स्टेट मीडिया भी है, हर चीज है। आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके अगर आप कुछ कर रहे हैं तो आप अपने कारकर्दगी के हवाले से बताएं। आपकी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ इस हवाले से होती है कि या तो आपने और सर एक्चुअली करते, रिएक्ट करते हैं। बिल्कुल, एग्जैक्टली। और मुखालफीन की या तो उनका रिएक्शन देते हैं या फिर अगर कोई सहाफी सवाल पूछे तो आगे से उसकी तजलील शुरू कर देते हैं, उसको जाहिल साबित करना शुरू कर देते हैं। भाई ये हुकूमतों का काम नहीं होता, आप बेहतर तरीके से चीजों को सामने रख सकते हैं। इतने बड़े स्टेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं आपके पास, एपीपी है, पीटीवी है, रेडियो पाकिस्तान है, लेकिन आपका पूरा बयानिया जो है अगर सोशल मीडिया पे नौजवान तबका ना हो तो ये मीडिया आपको कच्चा खा जाए। वो तो इमरान खान की गुडविल है जिसकी वजह से नौजवान सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो एक तरह से नैरेटिव बिल्ड करते हैं, अदरवाइज तो ये हुकूमत 2 दिन में चल सके। आप इनको खुद समझने की जरूरत है कि गुडविल की भी एक लिमिट होती है, उसको आप कब तक कंज्यूम करेंगे। हर इनका जो पार्टी का लीडर है वो अपने आप को सुपरस्टार समझता है। इमरान खान तो है भाई सुपरस्टार, वो अफोर्ड कर सकता है,
तुम लोग सब लोग सुपरस्टार नहीं हो, काम करोगे तो आवाम वोट देंगे, नहीं तो काम करोगे तो वही हालत होगी जो आपकी अभी के मुस्तरद कर देंगे। ठीक है, अब जरा आगे बढ़ते हैं, मुस्लिम लीग नून की सियासत पर जरा एहतशाम साहब बात कर लेते हैं। एक तरफ नून लीग हम देख रहे हैं कि पीटीआई ने जो जिमनी इलेक्शन में जिस तरह से उन्हें शिकस्त हुई उस पर भरपूर अंदाज में तनकीद कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ खुद भी बड़ी कंफ्यूजन का शिकार है। आइंदा इंतखाबात में जो आम इंतखाबात आने वाले उसमें वजारत उज़्मा का उम्मीदवार कौन होगा, इस हवाले से बड़ी कंफ्यूजन नजर आ रही है। कुछ जो पार्टी के सीनियर लीडरशिप है वो कह रही है कि शहबाज शरीफ साहब होंगे, खाकान अब्बासी साहब ने हालिया एक इंटरव्यू में कहा, फिर मरियम नवाज साहिबा ने कहा, जब मीडिया टॉक की तो उनकी जानिब से कहा गया कि अभी जो हतमी फैसला है वो नवाज शरीफ साहब ने करना है। एक तरफ नून लीग के अंदर ये कंफ्यूजन, फिर आसिफ अली जरदारी साहब का ये बयान कि मौजूदा हुकूमत के खिलाफ मुझसे मदद मांगी जा रही है, मुझसे फार्मूला मांगा जा रहा है। तो सर क्या लग रहा है इस सारी सूरत हाल को कहाँ जाता देख रहे हैं आप? सोनिया, ओवरऑल देखा जाए तो पीएमएल ने मीडिया की हद तक तो अपना बयानिया जो है ना बड़ी हद तक मैं कहूँगा कि कामयाब रहे हैं अपनी बात मनवाने में, कहने में। अच्छा। और जिसको कहना चाहिए कोई असर क्रिएट करने में, लिखने वाले भी बोलने वाले भी उनकी बात को समझ रहे हैं। अब एक ही चीज़ है जो मुझे लगता है अथर पीएमएल-एन के खिलाफ जाती है, वो है पार्टी के अंदर इख्तलाफ और ख़ानदान के अंदर इख्तलाफ। अभी देख लें, एक ही चीज़ है जो उनके लोग आज भी बैठ के आप देख लें, सीनियर लीडरशिप कहती है जी फैसला नहीं कर पा रहे, जरदारी साहब कहते हैं जी सियासत करनी है तो नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में, उनके साथ झगड़ा उनका नहीं तय हो रहा पीपल्स पार्टी के साथ, और अंदर जो इख्तलाफात हैं पार्टी के अंदर और ख़ानदान के अंदर वो तय नहीं पा रहे। अभी इस पर तो खामोशी भी इख्तियार की जा सकती है ना। अब वो एक बात तो फवाद चौधरी की ठीक है ना कि कोई ना कोई ऐसी, मैं नहीं कहना चाहता जो उन्होंने कहा है कि मरियम ऐसी बोंगी मारती है कि उसका हमें फ़ायदा होता है। अब सवाल इस वक्त ये है कि ये जो स्टेज पे आप बहस कर रहे हैं, आप अपने लोगों को मना कर दें। जिस तरह आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान परवेज जो दोस्त हैं इनके, क्या नाम है, परवेज रशीद साहब ने मना किया था कि जी ये जवाब ना दें कि जी आपका मीडिया का आप किस तरह लोगों को हैंडल करते हैं, किसको ऐड देने नहीं देने, आप खामोश हो जाती तो शायद ये बात आगे न जाती। अब ये तीसरी मरतबा सोनिया बात की उन्होंने कि जी ठीक है मैं तो चाहती हूँ चचा जो है ना वो बने प्राइम मिनिस्टर, लेकिन हतमी फैसला तो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब का हो। भाई ये कहने की जरूरत क्यों महसूस होती है? जब आप ये कहती हैं तो बड़ा वाज़ेह तौर पर आप शटअप कॉल देती हैं, आप स्नब करती हैं अपने चचा को भी, अपने कजन को भी, हमजा को भी। ये कहने की जरूरत नहीं है। और पार्टी के लोग कह रहे हैं कि जी हम आज तक ये तय नहीं कर सके कि अपने इलेक्शन में जाना है तो हम क्या बयानियां लेके जाएंगे। लोग सवाल करते हैं कि जी इख्तलाफात आपके किधर खड़े हैं, पर लीडर कौन है? सदर जो है वो शहबाज शरीफ साहब है, नवाज शरीफ साहब नायल होकर बैठे हैं बाहर, वो तो आना नहीं है, शहबाज शरीफ साहब को फ्री हैंड दिया नहीं जा रहा। और फिर जरा सी बात होती है तो 2-3 लोग हैं, खासतौर पर शायद खाकान अब्बासी, वो फौरन साथ देते हैं किसी और का, चले जाते हैं मरियम साहबा की तरफ या नवाज शरीफ साहब की तरफ। इधर से ख्वाजा आसिफ भी और बाकी लोग हैं वो खड़े हो जाते हैं शहबाज शरीफ साहब के साथ। तो मेरा ख्याल है जहाँ और बातों में उनको पॉलिटिकल माइलेज मिल रहा है तो यहाँ पे उनको नेगेटिव एक प्रेस भी मिल रहा है, और नेगेटिविटी भी उनकी सियासी तौर पे भी, कारकुनों के तौर पे और लीडरों के अंदर भी पैदा हो रही है। इनकी गलतियों से मेरा ख्याल है शायद अगर पीटीआई को फायदा उठा सके तो उठा सके। हो सकता है कि उनको एहसास हो जाए, क्योंकि उनको पता लग रहा है कि 2 साल का वक्त रह गया, जल्दी जल्दी इख्तलाफात खत्म करें। हाँ। एक शहबाज शरीफ साहब को एक बगैर किसको कहना चाहिए मुतनाज़ बना एक लीडर पेश करे ताकि अगला इलेक्शन जीतने की पोजीशन। अभी कह रहे हैं कि पार्टी के अंदर जो इख्तलाफात हैं ये मुस्लिम लीग नून को डैमेज कर रहे हैं। बल मुख्तसर ब्रेक लेते हैं स्टेट। बाद खुशामदीद। काज़मी साहब, हमने देखा कि मरियम नवाज साहिबा से जब भी सवाल होता है कि वजारत उज़्मा का उम्मीदवार कौन होगा तो वो हमेशा ये कहती हैं कि इसका जो हतमी फैसला है वो नवाज शरीफ साहब ने करना है। तो सर आपको क्या लगता है कब करेंगे नवाज शरीफ साहब फैसला? क्योंकि वक्त तो अभी कम रह गया है, पार्टी के अंदर कंफ्यूजन जो है वो बढ़ती जा रही है। क्या आपको लगता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मरियम नवाज की जो अपीलों का फैसला है उसका इंतजार किया जा रहा है? देखिए, होता यह है कि कोई भी सियासी जमात हो उसके अंदर जो इस तरह के फैसले होते हैं उसमें जमातों के अंदर मुशावरत हो। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज हो जाए या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो जाए, ये उस तरह की सियासी जमातें तो है नहीं, ये खानदानों की मलकियत है। और खानदानों के अंदर भी चंद अफराद, बल्कि 1 या 2 अफराद की मलकियत है। वो जो फैसला करेंगे वो होगा। इसी वजह से मरियम नवाज साहिबा जो है वो बार बार कहती हैं कि मियाँ साहब जो फैसला करेंगे। प्रॉब्लम ये है कि चाहे शायद खाकान अब्बासी हो जाए, चाहे ख्वाजा आसिफ साहब हो जाएं, या रजा रुबानी हो जाएं, या माजरत के साथ फरतुल्लाह बाबर साहब हो जाएं, इंतहाई काबिल एहतराम ये शख्सियात हैं सारी। लेकिन अगर कल सरदारी साहब फैसला करेंगे तो ये सारे जाके जो है आसफा भुट्टो के पीछे हाथ बांध के खड़े हो जाएंगे, या ये जुनैद सफदर के पीछे जाके हाथ बांध के खड़े हो जाएंगे।
ये कोई सियासी जमातें तो है नहीं है, जो फैसला होगा, इनको जो कहा जाएगा, ये सारे सियासी गुलाम उसके और पीछे माजरत के साथ आपने अथर मुझे याद करा दिया, रजा रबानी साहब का कितना बड़ा नाम है, कितनी उनकी खिदमत है पार्टी के लिए। जब ये आर्मी चीफ की एक्सटेंशन की बात होनी थी तो रोना शुरू कर दिया, कहा कि जी मुझे अफसोस है, मैं चाहता तो नहीं हूँ लेकिन लीडरशिप यही चाहती है। यहाँ पे होता है ना कि आप अपनी बताएं, आप जिसको कहना चाहिए अपना स्टेचर को बताएं लोगों को और अपना डिसेंट का इजहार करें, वो नहीं करते वहां पे। ठीक कह रहे हैं आप। जी जी बिल्कुल। देखें, तासुर तो ये लोग ये इस तरह देते हैं कि यूनान से जमहूरियत यही लोग लेके आए थे पाकिस्तान। पर प्रॉब्लम ये है कि ये सारे अपने मफादात की सियासत करते हैं, अपने मफाद। क्या मुझे और आम किसी शहरी को अगर पता है कि ये जमहूरियत नहीं है, तो इन जैसे बाशऊर पढ़े लिखे और इतने बड़े तजर्बे वाले लोगों को नहीं पता? क्या इनको खुद फील नहीं होता है कि हम बिलावल के पीछे हाथ बांध के या मरियम के पीछे हाथ बांध के क्यों खड़े हो? जहां तक मरियम नवाज साहिबा का ताल्लुक है, इस वक्त मियां साहब जिस पोजीशन में है और नून लीग जिस पोजीशन में है, वो मरियम बीबी की ही सियासी बसीरत का नतीजा है। तो जब तक मरियम बीबी यहां तक रहेंगी, वो आगे रहेंगी, फ्रंट में रहेंगी, तो वो मुस्लिम लीग नून की जई तई इसी तरह करती रहेंगी। और यही वजह है, और हुकूमत की भी यही उम्मीदें हैं। हुकूमत की आखिरी होप जो है वो मरियम नवाज ही है। ठीक है, अच्छा एहतशाम साहब, अब जरा जरदारी साहब के बयान पर भी बात कर लेते हैं। उनका ये बयान कि मौजूदा हुकूमत के खिलाफ मुझसे मदद मांगी गई और फिर ये कि इनकी पहले छुट्टी करो फिर हम आपसे बात करेंगे। कैसे देखते हैं सर, क्या जरदारी साहब के पास आपको लगता है कि मुल्क चलाने के लिए कोई बेहतर फॉर्मूला है इस वक्त? देखें ना, वो तो 10 साल से 12.5 साल से बैठे हैं आप सिंध में बैठे हैं। आप देख लें कि वहाँ कारकर्दगी क्या रही है। एक मुसीबत बनी है, दिले का काम नहीं हुआ, पैसा खाया गया, लूटा गया, कराची का बेड़ागर्क कर दिया गया। अब सवाल तो ये है कि जरदारी साहब का एक बेहतरीन उनको मौका मिलना है, इनकी नालियों को कैश करवाएंगे ये बातें करके। वरना अब जरदारी साहब जिनके बारे में माजरत के साथ डे वन से कहा जाता है कि पैसे के अलावा उनको दूसरी बात समझ नहीं आती, चाहे वोट खरीदने हो, चेयरमैन सेनेट बनवाना हो, बलूचिस्तान की हुकूमत हटानी हो, वो जनाब जो कहते हैं कि जी शहनशाह हैं। किसके शहनशाह हैं जी? मसलियत के, मसालियत कराने के और अपनी बात बनाने के, मुफाहमत के बादशाह हैं। लेकिन जहाँ पैसा चलाना होता है चला देते हैं। अभी जो पंजाब का NA 133 में जो इलेक्शन हुआ है आप देख लें, 32,000 वोट मिले। कहने वाले लोग कहते हैं, बल्कि वीडियो ऑडियो सामने आ गई है, पीपल्स पार्टी भी माल खिला रही, वो भी खिला रही। और माजरत के साथ कहने वाले लोग कहते हैं नहीं 10 अरब रुपया उन्होंने साइड पर रखा हुआ है अगले इलेक्शन के लिए। अब यह कि इस मुल्क में पैसा तो चलता है, आप देख लें वोट बैंक जिसका अपना थोड़ा या ज्यादा है, लेकिन वोट खरीद के आप लोग जीतते भी हैं। इस मुल्क में सब कुछ होता है, लोगों की खिदमत भी करनी पड़ती है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल सोनिया कि ये बयान देने का मकसद है कि उनको किसी ने ऑफर किया। अच्छा। मैंने चेक किया कुछ लोगों से, उन्होंने कहा कि जी ठीक है, इस तरह के बयान आते रहते हैं, हमें जरूरत नहीं है कि हम हर जगह हर वक्त रिएक्ट करते रहें। जाहिर सी बात है, आप किसी का जिक्र तो नहीं किया ना, कोई अदारे को बात कर रहा होता है, कोई रियासत का नाम लेके कर रहा होता है, कोई मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, कोई सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहा होता है। जाहिर है डायरेक्ट कोई बात नहीं होती तो वो उनको भी हजम हो जाती है, कहते ठीक है इशारों में हो रही है तो होती रहे। तो मेरा नहीं ख्याल है सारा कुछ जो है ना वो इनकी नाली से फायदा उठा रही है दोनों बड़ी पार्टियां। अगरचे उनके दोनों के इख्तिलाफ पर ब्रिज नहीं हो रहे। मौलाना फजल रहमान ने कोशिश की, लेकिन मौलाना ने KP में अपनी जगह बना ली है, वो दोबारा से कम बैक करने की पोजीशन में हो गए। पीपल्स पार्टी एक PMLN, इनके लिए क्या होना है ये किसी को नहीं पता। एक चीज तय है, वो जो बार बार बात आती है कि PTI को जो होश के नाखुन लेने चाहिए, वक्त से पहले सोचना चाहिए, अपनी दोबारा से जिसको कहना चाहिए ग्रुप बंदी करनी चाहिए और ग्रोहों को तोड़ना चाहिए। पार्टी के अंदर है वो जो नुकसान पहुंचा रहे हैं उनको देखना चाहिए काबीना के अंदर, और खास तौर पे जो KP में काबीना में कहते हैं इख्तलाफात हैं, पार्टी के अंदर इख्तलाफात हैं। एक दिन भी अतर कहते हैं तस्लीम नहीं किया परवेज खटक ने महमूद खान को, ठीक है प्राइम मिनिस्टर कहते हैं तो वो सपोर्ट कर रहे हैं। भाई वो आप लाख इख्तलाफ करें, वो उनको हुकूमत करना आती है, पुराने पीपल्स पार्टी के आदमी हैं, उनको आपने हटा के किस बंदे को लगाया, नुकसान हो रहा है। लेकिन वो क्या कहते हैं एहसास से ज्यादा जाता रहा, ये पंजाब में भी हो रहा है और KP में भी हो रहा है। अतर काजमी साहब, सिंध में पीपल्स पार्टी की जो कारकर्दगी है वो जाहिर है किसी से ढकी छुपी नहीं है, लेकिन अब जरदारी साहब का ये बयान कि हमारे पास फार्मूला है और हमसे फार्मूला मांगा जा रहा है, तो सर आपको क्या लगता है ये सिर्फ सियासी मालिश हासिल करने के लिए, मेन स्ट्रीम में रहने के लिए इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं, या फिर कोई आपको लगता है कि इसमें सच्चाई है? देखें, जरदारी साहब जैसा जीरक सियासतदान, आप समझती हैं कि अगर फौज उनको कोई इशारा भी करे तो वो आके बाहर किसी को बताएंगे कि मुझे उन्होंने इशारा किया? ये वो फ्रस्ट्रेशन है कि रोज ये जो अपना CV भेजते हैं ना, रोज नौकरी की दरखास्त जो जाती है GHQ, वो दरखास्त के ऊपर कोई नजर नहीं डाल रहा, और उसकी फ्रस्ट्रेशन का नतीजा है कि आप जरदारी साहब ने खुल के इस तरह की बातें करना शुरू कर दी। दूसरी बात यह है कि वो कहते हैं कि बिलावल साहब अगले वजीर आजम होंगे।
भाई बिलावल साहब ने क्या डिलीवर किया है? बिलावल साहब, या तो होता ना कि आप उनको सिंध के वजीर आला बना देते, उन्होंने कुछ डिलीवर किया होता तो आवाम को दिखाने के लिए भी कुछ होता। आपने बिलावल को रखा सिंध की हुकूमत से दूर, इसलिए कि जिस दिन बिलावल को पता चल गया कि वालिद साहब ने जो 10 अरब जिनका जिक्र किया है एहतशाम साहब ने इकट्ठे करके रखे हुए अगले इलेक्शंस के लिए, वो सिंध की हुकूमत की वजह से इकट्ठे होते हैं। तो वो जिस तरह बीबी ने जरदारी साहब को सियासत से बिल्कुल अलहदा रखा हुआ था ना, जिस दिन बिलावल साहब ने देख लिया कि इनके वालिद साहब किस तरह चलाते हैं, तो वो भी इनको आके अलहदा कर देंगे। और यही वजह है कि बिलावल को उन्होंने सिंध के अंदर कोई पोस्ट नहीं दी और वजीर आला नहीं बनाया। और दूसरी बात यह है कि अगर बिलावल साहब के अपने क्रीडेंशियल्स की आप बात कर ले, मरियम नवाज के ऊपर बात होती है, बिलावल साहब ने जिंदगी में रुपया खुद नहीं कमाया। मतलब वो किस मुंह से आके वो कहते हैं कि ये लड़का आके कल पूरे पाकिस्तान का वजीर आजम बनेगा? क्या हम खानदान गुलामा में से हैं पाकिस्तान की? कौन? वैसे जुनैद सफदर की भी सॉफ्ट लॉन्चिंग शुरू हो गई है, अतर काज़मी साहब। जी जी, जुनैद सफदर भी हैं, बिलावल साहब भी हैं, और अभी आगे से जो इनके बच्चे पैदा होंगे वो भी जो है वो सारे हमारे ऊपर हुक्मरानी करेंगे। ये तो ऐसे शहजादे शहजादियां हैं कि ये जई तई करते रहेंगे हमारी भी, और जई तई करते रहेंगे इस मुल्क की भी। और हमारे जैसे और बहुत सारे सहाफी जो हैं वो इनको जमहूरियत का देवता बना के पेश करते रहेंगे, और यही हम सब कुछ देखते रहेंगे। अच्छा एहतशाम साहब, आपको लगता है कि पाकिस्तान, जिस तरह से आपने कहा कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो नाहली है, जो बैक टू बैक की जो चीजें सामने आ रही है, इससे फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है, तो आपको लगता है कि ऑल्टरनेट हो सकती है पीपल्स पार्टी पीटीआई की? देखिए, कितना अर्सा आपने देखा पिछले दिनों में बातें होती रही कि जी इन हाउस चेंज होने जा रहा है, नाम भी आना शुरू हो गया जी, असद उमर भी कैंडिडेट है, परवेज खटक भी कैंडिडेट है, कुछ और लोगों का भी नाम आया। लेकिन लोगों को पता है, अतर बड़ा वाज़ेह तौर पे पता है कि लीडरशिप तो है वो तो इमरान खान की है, माइनस इमरान खान पार्टी है ही नहीं है। ये कैसे हो सकता है कि इमरान खान बाहर बैठ जाए और असद उमर को बना दें? ये हो सकता है? ना वो मानेंगे ना उनके सपोर्टर मानेंगे, तो बिल्कुल बात मानने वाली नहीं है। अब सवाल इस वक्त यही रहा कि जी हुकूमत के पास ऑप्शन क्या है? सुनिए, ऑप्शन आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहे हैं। देखिए, जब आप हुकूमत में आते हैं आपको 1 साल 4 महीने 6 महीने लोग बर्दाश्त करते हैं, टाइम दिए चले जाते हैं। अब 3 साल के बाद भी अगर आप कहें कि जी मुझे अभी थोड़ा टाइम मिला, अगली टर्म में मिलनी चाहिए, तो लोग इसको नहीं मानेंगे। अब देखें ना, जो जिस तरीके से कमर तोड़ महंगाई है, जिस तरीके से मिस गवर्नेंस का हाल हुआ है, जिस तरह लोग रो रहे हैं, पुलिस के हाथों रो रहे हैं, इंसाफ लोगों को नहीं मिल रहा, लॉ एंड ऑर्डर इतना खराब हो गया, घर से निकलते हैं पता नहीं घर वापस जाएंगे कि नहीं जाएं, इन चीज़ों पर किसी ने तवज्जो ही नहीं दी। मतलब एक तो इकोनॉमिक पहलू है, वो पॉलिटिकल इकोनॉमी वो अपनी जगह है, दूसरा एक सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर, अनएम्प्लॉयमेंट, गुर्बत, ये सारी चीजें वहां पे ले गई हैं कि इसके बाद लगता नहीं है कि वो किसी तरह भी दोबारा कम बैक कर सकते हैं। लगता नहीं है कि दोबारा से ये लोग कम बैक कर सकते हैं। पहले प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर आनंद कासमी साहब, एहतशाम साहब, आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। फीडबैक जरूर दीजिएगा। खुदा हाफिज।